नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित करने के लिए सोमवार को आदेश जारी किया, जिसके बाद सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि इस धनराशि से राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि यहां पर नई सरकार का गठन केंद्र में हो गया है। मोदी 3.0 सरकार अस्तित्व में आ गई है और सरकार बनते ही यहां पर कई राज्यों को जो है कर राजस्व हस्तांतरित किया गया। आपको बता दें कि राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित किया गया है, जिसे लेकर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है और आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कर राजस्व जो प्राप्त हुआ उसे हस्तांतरित करने का काम केंद्र सरकार ने कर दिया है। सोमवार को इसके लिए आदेश जारी हुआ और आपको बता दें 9 जून को यहाँ पर नई सरकार ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद अब काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर कर राजस्व जो हस्तांतरित हुआ है उसमें उत्तराखंड को भी सौगात दी गई है और उसी के लिए यहाँ पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। रोहित, जानकारी चाहेंगे। एक बड़ी सौगात उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों को मिली है, जो कर राजस्व धनराशि जो है वो हस्तांतरित हुई है। कितना ये पूरा अमाउंट है और इसमें उत्तराखंड के हिस्से कितना आया है? देखिए दिव्या, ये एक कड़ा संदेश है भारत सरकार के द्वारा विपक्ष को, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि भारत सरकार जो है राज्यों को ऊपर ध्यान नहीं देती और पक्षपात पूर्ण कार्य करती है। और देखिए, मोदी सरकार जो है तीसरी बार अस्तित्व में आई, कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है, जो केंद्रीय करों की जो हिस्सेदारी है उसमें 1,39,750 करोड़ की ये रकम है, जिसमें उत्तराखंड को उसके आकार के हिसाब से 1,562 रुपये 62.44 लाख रुपए, यानी कि 1562 करोड़ और 44 लाख रुपए जो है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर मिले हैं। और इसके साथ ही जो कैबिनेट के अंतर्गत जो डिस्कशन हुआ उसके तहत जो है 2024 और 25 के लिए अंतरिम बजट जो है, जो इंटरिम बजट है, उसके लिए 12,19,783 करोड़ का जो ये प्रावधान किया गया है, जो इंटरिम बजट के दौरान जो है राज्यों को आवंटित किया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जो आरोप है विपक्ष के वो बेबुनियाद साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको उनके आकार, उनके क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से सबको केंद्रीय करों में जो उसकी हिस्सेदारी है वो भारत सरकार के द्वारा दी गई है। और ये उत्तराखंड की जो हिस्सेदारी है 1562 करोड़ और 44 लाख की, ये उत्तराखंड के लिए रिलीज भी कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दिव्या की, लगातार जो है प्रधानमंत्री तीसरी बार अपना कार्यकाल प्रधानमंत्री का ग्रहण करने के बाद कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए वो फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं, किसान निधि को दिए जाने को लेकर उस पर हस्ताक्षर करते हैं, केंद्रीय करों को हस्तांतरित किया जाए इसको लेकर त्वरित गति से वो निर्णय लेते हैं। और अंतरिम बजट में 12 लाख से समथिंग जो कर जो हस्तांतरित होने हैं राज्यों को, उसका खाका भी तैयार कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि तीसरी सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी की, ये कार्यकाल और भी तेज गति से विकास कार्य का होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती दिनों में ही इसके संकेत दे दिए हैं।
अच्छा रोहित, यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री आवास देने की भी बात कही है। हमें याद है कि पिछले साल की बात में यहाँ पर लैप्स कर गई थी ये योजना उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहाँ से रिपोर्ट्स नहीं भेजी गई थी। अब ऐसा ना हो, क्योंकि केंद्र बहुत जरूरी हो जाता है उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए कि कोई भी केंद्र शासित जो योजना है, केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं, उसमें उत्तराखंड की हिस्सेदारी हो, उसमें लाभ मिले, ऐसे हम वंचित ना रह जाए। इसके लिए क्या रोड मैप है और कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरे कार्यकाल में अपने तीव्र गति से काम करने की बात कह रहे हैं कि और भी तेज काम किया जाएगा, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जब दूसरा कार्यकाल संभाला था, उसके बाद लगातार जो है, चाहे वो रेल मंत्री हों, चाहे वो उद्योग मंत्री हों, चाहे वो कृषि मंत्री हों, तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर कर विशेष पैकेज की मांग करते रहे और उनको अपेक्षा के अनुरूप जो है मदद भारत सरकार से मिलती रही। अब चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इतना प्रचार प्रसार किया कि वो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन कड़े फैसलों के लिए वो अब जाने लगे हैं, उसके बाद जो है भारत सरकार में शायद ही कोई ऐसा मंत्री है, शायद ही ऐसा कोई सचिव है जो सीएम पुष्कर सिंह धामी को ना जानता हो। तो ऐसे में और घनिष्ठता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन के साथ और भारत सरकार के साथ मुख्यमंत्री धामी की हुई है। अब निश्चित तौर पर जो तीसरा कार्यकाल होगा और जब वो भारत सरकार से मदद की गुहार करेंगे कि राज्य के लिए विशेष पैकेज की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि पहली वार्तालाप हमने देखी थी जो 20 मिनट की थी, लेकिन वो 1.5 घंटे की वार्तालाप सीएम की प्रधानमंत्री के साथ हो गई थी। अब जिस तरह से कैलिबर वो दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसके अनुसार अब वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा बजट या फिर कोई भी ऐसी स्कीम जो है जो भारत सरकार से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए रिलीज होती हो, वो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लैप्स हो जाए। तो निश्चित तौर पर अब 3 करोड़ आवास बनाने को लेकर प्रधानमंत्री ने स्वीकृति की है, यानी पहले 4 करोड़ से अधिक आवास बनने थे, उसके बाद 3 करोड़ और लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जैसे जैसे आवासों की संख्या बढ़ती जाएगी, प्रधानमंत्री का टारगेट और भी बढ़ता जाएगा, और इसमें राज्य सरकार का पूरा प्रयास होगा कि केंद्र की कोई भी ऐसी योजना जो महत्वाकांक्षी है, जन सरोकारी है, वो अधिकारियों की लापरवाही से लैप्स ना हो जाए। इस पर सीएम की भी कड़ी निगरानी रहेगी। अच्छा, एक और सवाल रोहित यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल अब एक और मिल चुका है, तीसरी बार केंद्र सरकार को। ऐसे में जो मूलभूत यहाँ पर जो समस्याएं थी या फिर जिन मुद्दों पर केंद्र की का जो है हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए था, उसके लिए अब क्या काम किया जाएगा? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे प्रायोरिटी में मुख्यमंत्री भी रखना चाहेंगे और सांसद भी? देखिए, इन्वेस्टर समिट के तहत जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, अब उस दौरान जो है बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े देश के धन्ना सेठों से गुहार की थी कि आप लोग अपने घर वालों की शादी कराने के लिए, बच्चों की शादी कराने के लिए विदेश का रुख कर देते हैं, आप उत्तराखंड में भी अपने परिवार के किसी एक सदस्य का विवाह कराइए। ये ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी, और वोकल फॉर लोकल का जो स्लोगन दिया वो प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया। अब तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री खुद मोदी ही बन के आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी बातों पर अक्षरशः पालन किया जाएगा, और जितने भी एमओयूज इन्वेस्टर समिट के दौरान साइन किए गए हैं, उनको धरातल पर उतारने का प्रेशर भी अब उन उद्योगपतियों पे होगा जिन्होंने एमओयू साइन किए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने एमओयू साइन हुए थे वो धरातल पर भी धीरे धीरे अब उतरने लगे हैं, और आने वाले समय में ये तो तय है कि उत्तराखंड के लिए न किसी बजट के लिए प्रदेश को मोहताज रहना पड़ेगा, न किसी अन्य योजनाओं के लिए मोहताज रहना पड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। उस डबल इंजन को जोर लगाने में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी ताकत लगाई है। तो ऐसे में अनुकूल परिस्थितियां हैं और आने वाला समय जो है उत्तराखंड के लिए बेहतर हो सकता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर अधिकारियों की क्रियाकलापों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। उत्तराखंड में मानसून आते ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हर साल आपदा जैसी संभावना बनी रहती है। इसी को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सारा प्रशासन अमला अलर्ट मोड पर रहे। सीएम का कहना है कि प्रशासन को जल निकासी के लिए नालियों की सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपदा संभावित इलाकों में तैयारी पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया है। किधर से आ रही है?
प्रशासनिक अमले को दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहें, खास तौर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और जल निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है मानसून के वक्त जल निकासी एक सबसे बड़ी समस्या, चाहे मैदान की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आती है और इसी से निपटने के निर्देश इस बार मुख्यमंत्री ने खासतौर पर अधिकारियों को दिए हैं। मानसून सत्र हमेशा से हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहाँ भी ज़रूरत हो उससे पहले से जो तैयारियाँ करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहाँ साफ़ सफाई होनी है साफ़ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें, चूँकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से चूँकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मॉनसून अब आने वाला है और ऐसे में तमाम तैयारियां किस प्रकार से की जानी चाहिए, व्यवस्थाएं किस तरह से बनाई जानी चाहिए, इसी को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को दे दिए। खासतौर पर वो विभाग जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, चाहे सड़कों की बात की जाए, जल निकासी की बात की जाए, ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो मानसून के वक्त उत्तराखंड के सामने आती हैं और इस प्रदेश में चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर इस तरीके की विषम स्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर जल निकासी की समस्या है, जहाँ पर रोड जो है बाधित हो जाती है और कई पर पहाड़ों से बोल्डर आने की खबरें भी होती हैं। ऐसे में व्यवस्थित ढंग से जो है मॉनसून निकाला जाए, उसके निर्देश मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, इन परेशानियों को ध्यान में रखा जाए और इनको किस तरह से सुधारा जा सकता है, इस पर फोकस होना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मॉनसून आने वाला है, मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए हैं और इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले क्या कुछ बेहतरी के काम किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की परेशानी लोगों को ना हो? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए मानसून सत्र का अब उत्तराखंड में आगमन होने वाला है। मौसम विभाग के अनुमानानुसार जो है 25 जुलाई से उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे देगा और ऐसे में मौसम विभाग का जो अनुमान है इस बार विगत वर्षों के मुताबिक अधिक वर्षा उत्तराखंड में होने की संभावना है। इसके लिए लगातार जो है प्रशासनिक अमला वो अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं वो उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि चाहे NDRF हो, SDRF हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, वो अलर्ट मोड पर रहें। आपदा संभावित क्षेत्रों चाहे बाढ़ हो, भूस्खलन हो या बाढ़ जैसी संभावनाएं जो होती हैं उन पे लगातार अलर्ट मोड पर आप तैयार रहिए और किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही अधिकारी ना बरतें। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना था कि जो है आपदा हर साल हमको कुछ नया सिखा के जाती है और विगम क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तराखंड की हैं और ऐसे में जो है राज्य को किस प्रकार से आपदा मुक्त किया जाए, ये आपदा आना निश्चित है तो उसको किस प्रकार से कम किया जाए, जान माल की जो हानि है वो किस प्रकार से कम किया जाए, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जो है निर्देशित अधिकारियों को कर रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठक भी मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी हिमांशु, यहाँ पर हमने पिछले बार भी देखा था और हर साल की यही कहानी है, जो पुल है, जो इस तरीके से मार्ग है जहाँ पर कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो सकता है, उसमें QC नहीं होती है, उसमें कोई सर्वे नहीं किया जाता है और मॉनसून के समय पर क्षतिग्रस्त होते हैं कई सारे पुल, लोगों को दिक्कतें होती है, संपर्क मार्ग टूट जाते हैं। ऐसे में क्या सर्वे पहले से अब कराया जाएगा कि कौन से पुल जो है वो संकट का कारण बन सकते हैं?
भैया क्योंकि पुलों की आपने बात की है तो उत्तराखंड में इन नदियों का जो जल स्तर है वो अचानक बरसात में अपने हाईएस्ट पीक पर होता है। चाहे मैं बात करूं अलकनंदा की बात करूं, मैं अलकनंदा रिवर फ्रंट है या पिंडर नदी जो प्रवाह तंत्र है, भागीरथी नदी प्रवाह तंत्र है या मंदाकिनी नदी जो प्रवाह तंत्र है, इसमें अनेक छोटी छोटी नदियों से मिलकर ये जो है बड़ी नदियाँ बनाते हैं। और ऐसे में इनका जो जल स्तर है, क्योंकि छोटे मोटे गाढ़ गदेरे जब बरसात का सीजन होता है वो अपने उफान पर होते हैं, जल स्तर इतना अधिक हो जाता है कि पुल जो है बह जाते हैं। ऐसे में लगातार लिंक रोडों को बनाने का काम हो, चाहे जो लिंक पुल हैं उनको बनाने का काम हो, चाहे सड़कों के जो है बाईपास बनाने का काम हो, इसी के साथ अगर चार धाम यात्रा, क्योंकि मानसून सीजन में एक बड़ी चुनौती बन जाती है, चार धाम यात्रा मार्ग पर जो है लिंक रोड बनाने का काम हो, ऐसे में तमाम जो सर्वे मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं और अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वैकल्पिक मार्गों पर काम किया जाए, क्योंकि सुरंग चाहे वो सुरंगों के माध्यम से हो, चाहे पुलों के निर्माण के माध्यम से हो, तमाम ऐसे वैकल्पिक मार्गों पर आप काम कीजिए जिससे स्थानीय जनता को कोई समस्या ना हो। क्योंकि पहाड़ों में अमूमन क्या होता है कि जो है बरसात में कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो इसके लिए लगातार निर्देशित अधिकारियों को किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।